नमस्कार दोस्तों। हमारी आज की कहानी है बूढ़ा पिता कवाड़ नहीं होता। लीजिए ठाकुर साहब, खीर बनाई है आपके लिए। अरे भाग्यवान, मैं तो मजाक कर रहा था, तुमने तो सच में खीर बना दी। तुम भी ना मजाक, 2 दिन से खीर की रट लगाए हो। क्या मैं नहीं जानती? आपको कुछ दिन खीर ना मिले तो बेचैन हो जाते हैं, और आप कहते हैं मजाक कर रहा था। वाह, क्या खीर बनाई है आपने श्रीमती जी। एक बात तो कहनी पड़ेगी, आपके हाथों की खीर में जो स्वाद है वो दुनिया के लजीज से लजीज व्यंजनों में भी नहीं है। आप भी न कुछ भी बोलते हैं। ठाकुर साहब मुस्कुराता हुआ सीमा जी के चेहरे को देखे जा रहा था कि तभी छोटे बेटे रोहन की आवाज ने उन्हें झकझोर कर रख दिया। बाबूजी, ओ बाबूजी। ठाकुर साहब, जो अपनी पत्नी शांति की मीठी यादों में खोए हुए थे, अचानक से बेटे की आवाज़ सुनकर ना चाहते हुए भी अपने ख्वाबों की दुनिया से बाहर आ गई। हाँ बोलो बेटा। बाबूजी, हम घर पहुंच चुके हैं, चलिए आइए। कार के दरवाजे से बाहर निकलते हुए उनके छोटे बेटे ने कहा। रिटायर शिक्षक ठाकुर साहब के 2 बेटे और एक बेटी है। तीनों बच्चों की शादियां हो चुकी है। बड़ा बेटा सुनील और छोटा बेटा रोहन है। बड़े बेटे और बहू के साथ उनके कुछ खास अच्छे अनुभव नहीं रहे, इसलिए अपनी पत्नी के अंतिम संस्कार और 13वीं के बाद गांव छोड़कर अपने छोटे बेटे बहू के घर आए हुए हैं। दरअसल ये घर ठाकुर साहब ने ही खरीद कर दिया था अपने छोटे बेटे को, ये सोचकर कि रिटायर होने के बाद दोनों पति पत्नी अपना बुढ़ापा आराम से काटेंगे। अपने बेटे बहू के साथ एक कमरा अपने और अपनी पत्नी के रहने के लिए भी बनवाया था। ठाकुर साहब को 2 साल हो गए थे अपनी नौकरी से रिटायर हुए, पर वे अभी तक गांव में ही रह रहे थे। सीमा जी अपने पति को यह कहकर शहर आने से हमेशा रोक देती थी कि क्यों बेटे बहू की जिंदगी में दखल देना, हम यहीं पर ठीक हैं। सारी जिंदगी तो हम लोगों ने यहीं गुजारी है, जो थोड़ी बहुत बची है उसे भी यहीं गुजार लेंगे। ठाकुर साहब का दिल तो करता था मुंबई आकर बेटे बहू के पास रहने का, लेकिन पत्नी के रोकने पर उनकी ये इच्छा मर जाती थी। लेकिन अब सीमा जी भी नहीं थी, इसलिए ठाकुर साहब भी उनके बिना अकेले से हो गए थे, तो अपने बेटे बहू के कहने पर उनके साथ मुंबई चले गए। घर में घुसते ही ठाकुर साहब के पैर एक मैट पर पड़े और वो हटकर पीछे हो गए। सहमे हुए कदमों से चलते हुए अंदर आए। मखमली और आरामदायक सोफे पर जैसे ही बैठे तो लगा मानो स्वर्ग यही हो। घर की तो काया पलट कर दी बेटा तुमने। जब खरीदा था तब तो बहुत अलग दिखता था। पूरे घर को हैरानी भरी निगाह से निहारते हुए बाबूजी बोले, तो बेटा ने जवाब दिया, जी हाँ बाबूजी, कुछ समय पहले ही तो रिपेयर करवाई थी और नया फर्नीचर खरीदा था। इतना आरामदायक घर है। सोचते हुए ठाकुर साहब मन ही मन अपनी पत्नी सीमा से बात करने लगे। सीमा, अगर आज तुम होती तो अपना ये घर देखकर कितनी खुश होती। ये आलीशान घर, आरामदायक फर्नीचर और नरम नरम सोफे तुम्हारी छोटी बहू ने शरबती बनाकर दिया है मुझे। अब तुम मेरी चिंता मत करना। आइए बाबूजी, आपका सामान रख देता हूँ, छोटे बेटे ने कहा तो बाबूजी मुस्कुराते हुए अपने कमरे की ओर देखने लगे। अंदर देखा तो बड़ा सा आरामदायक बेड सजा था उनके कमरे में। लेकिन ये क्या, रोहन तो बाबूजी का सामान लेकर सीढ़ियों की ओर चल पड़ा। बेटा, पर मेरा कमरा तो ये है ना। नहीं बाबूजी, दरअसल आपकी बहू मीना का भाई आजकल ट्रेनिंग के लिए इस शहर में आया हुआ है, अक्सर घर पर आता रहता है, तो इसी कमरे में रुकता है। सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर पहुंचे तो रोहन ने लंबी चौड़ी छत के एक कोने में बने टीन की छत वाले कमरे को खोलकर दिखाते हुए कहा, बाबूजी, ये है घर का कबाड़ खाना, जहाँ घर की सारी टूटी फूटी बेकार वस्तुएं एकत्रित कर दी जाती हैं और दिवाली के त्योहार पर इसकी सफाई कर दी जाती है। यहाँ ऊपर ही एक बाथरूम और टॉयलेट भी बना हुआ है। बाबूजी ने देखा कि उसी कबाड़ खाने के अंदर एक फोल्डिंग चारपाई पर बिस्तर लगा हुआ है। यहाँ अभी कुछ खास सामान नहीं पड़ा है, इसलिए आपके रहने की व्यवस्था यहीं कर दी है। कहते हुए रोहन ने उस चारपाई पर बाबूजी का सामान रख दिया। ठाकुर साहब के तो जैसे पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्हें अपने गानों
और आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उन्हें ऐसा लगा जैसे किसी ने उन्हें ऊंचाई पर ले जाकर जमीन पर थम से पटका हो। उन्होंने पलटकर देखा तो रोहन अपना कर्तव्य निभाकर उन्हें अकेला छोड़कर नीचे जा चुका था। ये सब देखकर बाबूजी से खुद को संभाल पाना मुश्किल हो गया। वे उसी चारपाई पर बैठकर सोचने लगी कि ये कैसी आधुनिक व्यवस्था है, जहाँ बच्चों के लिए तो अलग कमरा है, यहाँ तक कि आने जाने वाले मेहमानों के लिए भी अलग कमरे की व्यवस्था है, लेकिन घर के बूढ़े बाप के लिए नहीं। मेरे लिए कबाड़ का कमरा, कहते हुए अपने संदूक में से अपनी पत्नी की तस्वीर निकाली और अपनी चारपाई के पास रखे हुए एक बेंच पर रखी। कोई और हो या ना हो, तुम तो मेरे साथ हमेशा रहोगी, कहते हुए उनकी आंखों से आंसू बह निकले। सोचने लगे जब अपनी 35 साल की नौकरी पूरी करके सरकारी स्कूल से रिटायर हुआ था तो इस दिन की कल्पना भी नहीं की थी कि ये दिन भी देखना पड़ेगा। जहाँ भी ज़्यादा था लोग मास्टर जी कहकर कितना सम्मान देते थे। इतनी इज्जत पाकर सीना गर्व से चौड़ा हो जाता था। अपना गांव छोड़ने का तो मन ही नहीं होता था, लेकिन पत्नी के जाने के बाद दोनों बेटे की दलीलों के आगे मैंने समर्पण कर दिया। आप वैसे भी बीमार रहते हैं, अकेले कैसे रहेंगे, खाना कौन पकाएगा, वगैरह वगैरह। अपनी इज्जत का वास्ता देकर काम छोड़कर शहर आने को मना लिया और ले आए मुझे यहाँ कबाड़ बनाकर कबाड़ खाने में रखने के लिए। मेरी भी मति मारी गई थी कि मैं गांव का मकान और ज़मीन बेचने के लिए प्रॉपर्टी डीलर को कह आया। नहीं, अभी मैं कबाड़ नहीं हुआ हूँ, कहते हुए ठाकुर साहब ने अपनी आंखों के आंसू पोंछे और हाथ मुंह साफ करके नीचे उतरने लगे। नीचे से रह रहकर हंसी ठिठोले की आवाज़ आ रही थी। सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए उन्होंने देखा कि रोहन अपनी पत्नी मीना और अपने साले के साथ मजाक मस्ती कर रहा था। सभी शाम की चाय का आनंद ले रहे थे। बाबूजी भी चाह रहे थे कि इस मनोविनोद में भाग लें, लेकिन उनके आते ही सभी को शांत होते देखकर उनका मन और उदास हो गया। देखा कि रोहन के दोनों बच्चे पार्क जाने की जिद कर रहे थे तो बाबूजी उन्हीं के साथ पार्क चल दिए। पार्क में खेलते हुए बच्चों को देखकर कुछ समय के लिए बाबूजी अपने दुखों को भूल गए थे और उनकी मस्ती में शामिल हो गए। जैसे तैसे बाबूजी को धीरे धीरे शहर में रहने की आदत पड़ रही थी, लेकिन वह अच्छी तरह महसूस कर पा रहे थे कि उनके बेटे रोहन को अपने बाबूजी की उपस्थिति में असहजता महसूस हो रही है। गांव से आए बाबूजी उन्हें अपने शहरी माहौल में बेकार प्रतीत हो रहे थे। एक दिन जब रोहन के दफ्तर से कुछ साथी घर पर आए तो बाबूजी लुंगी और बनियान पहने सोफे पर बैठे हुए थे। बेटे के सभी दोस्तों ने उनसे अच्छे से बातचीत की, लेकिन रोहन को बाबूजी के पहनावे से शर्मिंदा महसूस हो रही थी। अपने दोस्तों के जाते ही छोटे बेटे रोहन का गुस्सा बाबूजी पर फूट पड़ा और उन्हें अपने कमरे में यानी कि कबाड़ खाने में ही रहने की सख्त हिदायत दे दी गई। यूं ही दिन बीत गए और धीरे धीरे बाबूजी ने दी अपनी नियति को स्वीकार कर लिया। दूध और सब्जी लेने की जिम्मेदारी खुद ही अपने कंधों पर ले ली और कभी कभी बच्चों को भी स्कूल छोड़ने के लिए बस स्टॉप तक ले जाते थे। खाली बैठकर उदास होने से तो ठीक ही था कि थोड़ा टहल भी आते थे। बच्चों के साथ थोड़ा मस्ती मजाक भी हो जाता था और अपने हम उम्र लोगों के साथ कुछ बातचीत भी हो जाती। आज सुबह जब बाबूजी रोजाना की तरह जगे तो इलायची बादाम वाला दूध पीने की इच्छा मन में हिलोरे ले रही थी। इतने में बहू की आवाज़ आई, लीजिए बाबूजी चाय, कहते हुए मीना चाय का प्याला बाबूजी के हाथों में थमाकर चली गई। देखा तो कप में वही काले रंग का शहरी काढ़ा था जिसे पीना शहरी लोग अपना स्टेटस सिंबल समझते थे। गांव में रोज सुबह पत्नी के हाथों इलायची वाला दूध पीने के आदि बाबूजी ने अपनी इच्छा मन ही मन में दबा दी, लेकिन हिम्मत नहीं हुई कि बहू को ये कह दें कि आज चाय नहीं दूध पीने का मन है। कहते भी कैसे। पहले एक बार बाबूजी ने दूध मांगा था तो बहू ने दूध ला तो दिया था, पर नाक भों से कोड़कर ऐसे भाव दिखा गई कि जैसे किसी गंवार से पाला पड़ा हो। सोचते सोचते
ठाकुर साहब ने घड़ी की तरफ देखा। दूध लाने का समय हो रहा था। बाबूजी ने जल्दी से चाय की चुस्कियां ली और नीचे उतर आए। सोचा यदि देर हो गई तो दूध नहीं मिलेगा और फिर बहू की बातें भी सुननी पड़ेगी। बाबूजी को नीचे आते देख छोटी बहू मीना ने मेज पर थैला और 200 रुपये रख दिए। दूध लेने के लिए जा ही रहे थे कि देखा बच्चे भी स्कूल जाने के लिए तैयार हैं। चलो बच्चों, आज तुम्हें बस स्टॉप पर मैं छोड़ देता हूँ। नहीं बाबूजी, बच्चों को मैं छोड़ दूंगी, आप जाइए, छोटी बहू हड़बड़ाते हुए बोली। बाबूजी समझ गए कि बहू बच्चों को उनके साथ क्यों नहीं जाने देना चाहती। उन्होंने अपनी बहू को कहते भी सुना था, गवार बाबूजी के साथ रहकर मेरे बच्चे भी गांव की भाषा और तौर तरीके सीखते जा रहे हैं। बाबूजी थैला और पैसे उठाकर दूध लेने के लिए निकल पड़े और अपनी स्वर्गीय पत्नी सीमा जी से बात करते जा रहे थे। आप तो भाग्यशाली निकली जो केवल बड़े बेटे और बहू का अपमान झेलकर स्वर्ग सिधार गईं। ठाकुर साहब के दिल में अपने बड़े बेटे सुनील के घर बिताए कुछ दिनों की कड़वी यादें ताज़ा हो गईं। किसी तरह से बड़ी बहू खाने का सामान भी छिपाकर रख देनी थी ताकि हम बूढ़े ना खा पाएं। एक दिन सोफे पर बैठकर जब अखबार पढ़ते हुए मैं जब दातून कर रहा था तो सुनील ने चिल्लाते हुए कहा, बाबूजी ये शहर है, आपका गांव नहीं। दांत साफ करने हैं तो बाथरूम में जाकर कीजिए। आपको देखकर बच्चे क्या सीखेंगे। 4 दिन में वापस अपने गांव लौट आए थे दोनों। पिछली यादों के सैलाब में डूबे ठाकुर साहब को पता ही ना चला कि कब दूध की दुकान पर पहुंच गए। दूध के पैकेट खरीदकर जैसे ही मुड़े तो बेटी का फ़ोन आ गया। कैसे हैं बाबूजी? दरअसल मुझे आपकी चिंता हो रही थी तो सोचा फ़ोन करके हालचाल पूछ लेती हूँ। इतने दिनों बाद किसी अपने से स्नेह भरी बातें सुनकर ठाकुर साहब की आंखें भर आईं। बाबूजी बोले, मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, मुझे क्या हुआ है? तेरे भाई भाभी मुझे बहुत अच्छे से रखते हैं, किसी चीज़ की कमी नहीं होने देते, तू बस अपना ख्याल रखना। कहते हुए बाबूजी ने जल्दी से फ़ोन काट दिया। उन पर क्या बीत रही थी वो अपनी बेटी को बताकर उसे दुखी नहीं करना चाहते थे। फ़ोन काटते ही उनकी रुलाई फूट पड़ी। काश यही प्यार और अपनापन मुझे अपने दोनों बेटों से मिल पाता, सोचते हुए बाबूजी ने खुद को संभालते हुए फिर से कदम बढ़ाने शुरू कर दिए। किसी के कंधों पर आश्रित रहकर बुढ़ापा काटना कितना मुश्किल है, वो भी जब पति पत्नी में से एक चला जाए तो जीवन बोझ सा लगने लगता है। ठाकुर साहब सोचने लगे, सीमा जी तो स्वर्ग सिधार गई, अच्छी भली तो थी बेचारी, बस हल्का सा बुखार और सिर दर्द हुआ था। एक दिन रात को सोई और अगले दिन उठी ही नहीं। चलो अच्छा ही है, इस दुनिया से सुहागिन आपके कंधों पर जाओ, यही तो कहती थी वो हमेशा। और फिर पता नहीं मेरे बाद अगर वो अकेली रह जाती उस दुनिया में तो क्या हाल होता है उसका। मैं तो अपमान के घूंट पीकर जैसे तैसे रह रहा हूँ इन लोगों के साथ। अपनी पीड़ा और वेदना को दिल के किसी कोने में छिपाए बाबूजी घर के बाहर आकर खड़े हुए। तेजी से चलने के कारण उनकी सांस फूल रही थी, इसलिए कुछ देर के लिए दरवाजे पर ही रुके। जैसे ही डोर बेल बजाने के लिए हाथ उठाया, अंदर से आती कुछ आवाज़ें कानों में पड़ी। आप बड़े भैया को क्यों नहीं कहते बाबूजी को ले जाने को? वैसे भी 6 महीने हो चुके हैं उन्हें यहाँ रहते हुए। प्रॉपर्टी में हिस्सा तो वो भी लेंगे ना, तो बाबूजी की जिम्मेदारी केवल हम ही क्यों उठाएं? छोटी बहू मीना की आवाज़ें बाहर तक आ रही थी। चिल्ला क्यों रही हो? लगा तो रहा हूँ फ़ोन। अरे भैया, बाबूजी का क्या करना है? मतलब 6 महीने हो गए हैं उन्हें हमारे घर आए, लेकिन आप और भाभी तो उन्हें ले जाने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। ये सुनने की देरी थी कि ठाकुर साहब को जैसे झटका सा लगा। दूध का थैला और बाकी बचे पैसे उन्होंने दरवाजे के बाहर ही रख दिए। लड़खड़ाते कदमों से वो घर के सामने वाले पार्क तक आए और बेंच पर बैठ गए। शायद मेरी किस्मत में यह भी देखना लिखा था, दूसरे घर की लड़कियों का क्या दोष निकालूं जब अपने बेटे ही स्वार्थी निकले। कहते हुए बाबूजी अपनी बेबसी पर
आंसू बहाने लगे। इतने में उनके गांव से उनके मित्र व प्रॉपर्टी डीलर दीनानाथ का फ़ोन आया, जिससे बाबूजी ने अपना गांव का मकान और ज़मीन बेचने की जिम्मेदारी दी थी। अरे ठाकुर साहब, कैसे हैं आप? आपके गांव वाले मकान का खरीदार मिल गया है। ठाकुर साहब, जो अपने बेटे द्वारा दिए गए जख्मों से पूरी तरह टूट चुके थे, वह बोले, दीनानाथ, मैं गांव वापस आ रहा हूँ। उन्होंने दीनानाथ जी को सारा हाल कह सुनाया। थोड़ी देर मित्र से बात करने के बाद ठाकुर साहब ने कुछ फैसला लिया। मन ही मन उन्होंने कुछ ठान लिया था। पूरे मनोबल के साथ वे घर की ओर बढ़े और डोर बेल बजाई। बाबूजी, आप तो बड़े लापरवाह निकले और दूध की थैली और बचे हुए पैसे घर के बाहर छोड़कर कहाँ चले गए थे? दरवाज़ा खोलते ही छोटी बहू चिल्लाई। बाबूजी बिना एक शब्द बोले अपने बेटे और बहू की तरफ देखते रहे। सीढ़ियों की तरफ जा ही रहे थे कि अचानक छोटे बेटे की आवाज़ सुनकर रुक गए। अरे हाँ बाबूजी, आप अपना सामान पैक कर लीजिए, शाम को भैया आ रहे हैं आपको अपने घर ले जाने के लिए। बाबूजी तो जैसे ही इसी बात का इंतज़ार कर रहे थे। पूरे आत्मविश्वास के साथ पीछे मुड़ते हुए बाबूजी बोले, सामान पैक मैं नहीं, तुम करोगे। क्या क्या मतलब है आपका? छोटी बहू चिल्लाई। मतलब भी समझा देता हूँ। शायद तुम लोग ये भूल चुके हो कि ये मकान मैंने खरीदा था हम सब लोगों के रहने के लिए, और आज भी यह घर मेरे नाम पर है। इस घर में कौन रहेगा और कौन नहीं, ये मैं तय करूँगा, तुम लोग नहीं। मेरी खून पसीने की कमाई से खरीदे हुए इस घर में मुझे ही टीन की छत वाला कबाड़ खाना दे दिया रहने के लिए, और यहाँ तुम्हारे लिए आलीशान बेड और एयर कंडीशनर की हवा। बस बहुत हुआ। 15 दिन का समय है तुम्हारे पास इस मकान को खाली करने के लिए। तो क्या आप अकेले इस मकान में रहेंगे? बेटा बोला। जी नहीं, इस मकान को बेचकर मैं वापस अपने गांव जा रहा हूँ, अपने पुराने मकान में जहाँ मेरी पत्नी की यादें बसती हैं। कम से कम वहाँ मैं अपने पुराने मित्रों के साथ बैठकर हाल चाल तो बांट सकता हूँ। बाबूजी, आपने तो हमें पल में पराया कर दिया। बेटा, बहू गिड़गिड़ाने लगी। ये फैसला लेने से पहले इतना भी नहीं सोचा कि इतनी जल्दी हम रहने का इंतज़ाम कैसे करेंगे। पराया किसने किसको किया है, ये तुम कभी आराम से बैठकर सोचना। और तुम्हारा पिता अभी इतना कठोर दिल नहीं हुआ, इसलिए जब तक तुम्हारा इंतज़ाम कहीं और नहीं हो जाता तब तक तुम ऊपर टीन की छत वाले कबाड़ खाने में रह सकते हो। मुझे इससे भी कोई ऐतराज़ नहीं होगा। बेटा बहू हक्के बक्के होकर पिताजी की तरफ लगातार देख रहे थे और बाबूजी गजब के आत्मविश्वास के साथ अपने उस कमरे की तरफ बढ़ गए जो उन्होंने अपने और अपनी पत्नी के लिए बनवाया था। आज पहली बार उन्हें मखमली गद्दों पर सुकून से लेटने का सौभाग्य मिल रहा था। दोस्तों, आज की युवा पीढ़ी अपनी मनमर्जी का जीवन जीना चाहती है, बंदिशों से स्वतंत्र रहना चाहती है, जन्म देने वाले माता पिता का हस्तक्षेप भी नहीं चाहती, जो कि माँ बाप की सेवा करना ईश्वर की इबादत करने से भी कहीं ज़्यादा होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।